नमस्ते, मैं हूं स्मिता। आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के लिए और आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम के निर्धारक। पाठ्यक्रम के निर्धारक, अब निर्धारक होते क्या है, पाठ्यक्रम क्या होता है ये तो आपको पता ही है। पाठ्यक्रम को निरंतर विकासशील बनाने के लिए और पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए जिन जिन तत्वों का समावेश किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, निर्धारक कहलाते हैं। अब ये निर्धारक कई तरीके के हो सकते हैं। ये निर्धारक बालक के रुचि के अनुसार हो सकते हैं। ये निर्धारक कोई पाठ्य पुस्तक हो सकती है, ठीक है। ये निर्धारक पाठ्य पुस्तक में आए परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। और ये निर्धारक पाठ्यक्रम में आए अनुसंधान हो सकते हैं। यानी कि वे सभी तत्व निर्धारक कहलाएंगे जो पाठ्यक्रम को और अधिक मजबूत और अधिक प्रभावी और अधिक विकास करने योग्य बनाएंगे। जैसे कि कभी कभी जैसे कितनी बार यूं होता है ना कि हम बोलते हैं अरे पूरा वो सिलेबस तो चेंज हो गया, कॉलेज का सिलेबस चेंज हो गया या फिर 12th का सिलेबस चेंज हो गया। तो सिलेबस चेंज क्यों होता है? क्या वो एक ही सिलेबस नहीं रख सकते? नहीं, वो एक ही सिलेबस नहीं रखा जाता। कोई सिलेबस फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 12th का सिलेबस फिक्स हो गया कि 12th का ये पाठ्यक्रम है, ठीक है। ये इसमें पाठ्यक्रम में ये ऐसे ऐसे विषय जोड़े जाएंगे और इन विषयों में ये उनका सिलेबस होगा। फिर पाठ्यक्रम सिलेबस फिक्स हो गया, फिर उनमें जैसे जैसे नई नई खोजें होती है उस पाठ्यक्रम में, अगर कोई कमी होती है तो उन कमियों को दूर किया जाता है। और फिर वर्तमान समय के अंतर्गत बालकों के लिए क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सी विषय वस्तुओं का समावेश करना बहुत ही आवश्यक है, फिर वो सारी की सारी विषय वस्तु उस पाठ्यक्रम में जोड़ी जाती है। जब उस पाठ्यक्रम में जोड़ी जाती है तब हम कहते हैं कि वो पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों जोड़ी जाती है, इनको क्या कहते हैं? इनको नए आयाम कहा कहते हैं। नए आयाम किसके अंतर्गत आते हैं? निर्धारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। निर्धारक क्या करते हैं? पाठ्यक्रम को मजबूत बनाते हैं, पाठ्यक्रम को विकासशील बनाते हैं और पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाते हैं। निर्धारक के अनुसार ही हम बालक के अंतर्गत रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, हम बालक की मनोदशा समझ सकते हैं, ठीक है। हम पाठ्यक्रम में निर्धारक की सहायता से ही शिक्षक अपना शिक्षण और अधिक सुदृढ़ कर सकता है और प्रभावी बना सकता है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो माता पिता होते हैं ना, वो जब बच्चा प्राथमिक स्तर पे होता है, बहुत ही छोटी क्लास में होता है, लेकिन पहली दूसरी में होता है, तभी माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाए। बच्चे को प्राथमिक स्तर से ही माता पिता ये चाहते हैं कि पर्यावरण स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाए। पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन जैसे ही बच्चा उच्च कक्षा में जाता है या उच्च स्तर को प्राप्त करता है, वैसे ही ये सारी की सारी चीजें कैसे हो जाती है, बदल जाती है। फिर उन उच्च स्तर की कक्षाओं में जो भी ये पर्यावरण स्वच्छता है, ये शारीरिक स्वच्छता है, इनका अलग से विषय के रूप में हम इनकी आवश्यकता को महसूस करते हैं। तब उच्च स्तर में अलग से ही आपने देखा होगा कि पर्यावरण अध्ययन जोड़ा गया है, ठीक है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जोड़ा गया है। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों जोड़ी गई है? ये सारी की सारी चीजें इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि आगे आगे जैसे बच्चा अगली क्लास में जाता है वैसे पाठ्यक्रम की मजबूत आवश्यकता को महसूस करता है, एक अलग से विषय के रूप में महसूस करता है। तो सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें निर्धारक है जो कि पाठ्यक्रम को और अधिक मजबूत प्रभावी बनाती है, ठीक है। ये तो था कि पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम के निर्धारक में कौन कौन से तत्व आते हैं या फिर इन निर्धारक को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है शैक्षिक अनुसंधान। शैक्षिक यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान यानी कि रिसर्च, खोजें। जो शिक्षा के क्षेत्र में नई नई खोजें की जाती है उनको शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। नई नई खोजों का मतलब हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि सिलेबस चेंज हो जाता है, अपने समय के अनुसार नए नए जब तथ्य उसमें समावेश हो जाते हैं उस समय, तो समय के अकॉर्डिंग, बालक की रुचि के अकॉर्डिंग, कक्षागत के अकॉर्डिंग
जब भी जो भी नई नई चीजें जब समावेश होती है, जब नई नई चीजें आती है, सिलेबस काफी बार चेंज हो जाता है, कोई वर्तमान परिस्थिति में जो भी चीजें अभी चल रही होती है, तो सारी की सारी चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमेशा वैज्ञानिकों द्वारा नई नई खोजें की जाती है, ताकि वो नई नई खोजों के बारे में बच्चा भी पढ़ सके, पाठ्यक्रम में उनको समावित किया जा सके और उनको एक अलग से परिवर्तनशील पाठ्यक्रम मिल सके, जिसके अंतर्गत वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। तो शैक्षिक अनुसंधान में क्या आएंगे? शैक्षिक अनुसंधान में शिक्षा के अंतर्गत जो नई नई खोजें की जाती हैं वो सारी चीजें आएगी। हमारा दूसरा कौन है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, हमारे शिक्षण को हम प्रभावी कैसे बना सकते हैं? एक शिक्षक द्वारा अपने पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है? सीधी सी बात है, इसकी छोटी कक्षा, यहाँ पर 2 एग्जांपल देखिए, छोटी कक्षा के और बड़ी कक्षा के। छोटी कक्षा में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम छोटे स्तर पर, जो कि प्राथमिक स्तर के होते हैं, उसमें पहेलियों का उपयोग कर सकते हैं, कहानियों का और कविताओं का, ये तो प्राथमिक स्तर के लिए। और जब बच्चा उच्च स्तर में आ जाता है, यानी कि बड़ी कक्षा के लिए, तो बड़ी कक्षाओं में हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका समय समय पर मूल्यांकन ले सकते हैं और ऐसी गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं जिसमें बच्चा अपने दिमाग के घोड़े चलाए। यानी कि जैसे कि कुछ भी पहेलियां, इसमें पहेलियां पूछ सकते हैं, लेकिन वो उनके लेवल की, उनके स्तर की, जैसे कि उच्च स्तर की, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ऐसे पाठ्यक्रम का समावेश करना जिससे कि बच्चे की रुचि बढ़े। प्रैक्टिकल हम ले सकते हैं, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ में उनको प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रभावी बनाने के लिए इसमें उपयोग कर सकते हैं। बड़ी कक्षा है तो हम उसमें ना श्रव्यदर्शी सामग्री का उपयोग ले सकते हैं, जिससे कि बच्चा उनको सीखकर और बेहतर कर सकता है और पाठ्यक्रम को प्रभावी बना सकता है। तो इसलिए हमें ये भी प्रयास करने चाहिए कि पाठ्यक्रम में एक अलग से ऐसे विषय वस्तु को जोड़ा जाए जिसमें प्रैक्टिकल चीजें भी कराई जाए, जिससे कि बालक की रुचि और दिन ब दिन बढ़ती जाए। हमारा तीसरा पॉइंट है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा के अंतर्गत जो जो समस्याएं आती है उन सबका समाधान करना शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के अंतर्गत आता है। कई बार शिक्षा के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जो कि पाठ्यक्रम के निर्धारक में बाधा बनती है, पाठ्यक्रम के निर्धारक को सही तरीके से अपना कार्य नहीं करने देती। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि एक कक्षा के अंतर्गत या फिर एक विद्यालय के अंतर्गत बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले भी होते हैं और कुछ मस्ती करने वाले भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अनुशासनहीनता फैलाता है, अनुशासनहीनता फैलाते हैं। और ये जो बच्चे जो अनुशासनहीनता फैलाते हैं, ये ना तो खुद पढ़ते हैं और ना ही किसी और को पढ़ने देते हैं। तो इसलिए इनको सुधारने के लिए या फिर इनमें शिक्षा से संबंधित या पाठ्य पुस्तक से संबंधित रुचि बढ़ाने के लिए हमें पाठ्यक्रम में एक नवीन विषय वस्तु का समावेश करना चाहिए, जिससे कि वे स्व अनुशासन का पाठ पढ़ सके। जब वे स्व अनुशासन का पाठ पढ़ेंगे तो उनका जो दिनचर्या है वो स्व अनुशासन से स्वतः ही सुधरने लगेगा। तो वो खुद अनुशासन में रहना पसंद करेंगे, वो सामने वाले को भी अनुशासन में रहने की सीख देंगे और उसके आसपास का माहौल वो सब अपने हिसाब से अनुशासन में ही रखेगा। इसलिए हमें, ठीक है, पाठ्यक्रम में निर्धारित तत्व को अच्छे से और मजबूत बनाने के लिए हमें हमारे विषय वस्तु में एक ऐसा विषय वस्तु जोड़ना चाहिए जो कि कौन सा होना चाहिए? स्व अनुशासन। हमारा चौथा पॉइंट है समाज एवं अंतरराष्ट्रीयता की आकांक्षा को प्रभावी बनाना। समाज एवं अंतरराष्ट्रीय की आकांक्षा को प्रभावी बनाना यानी कि समाज के प्रति अपना योगदान और हम अंतरराष्ट्रीय तरीके से कैसे कैसे अपने योगदान दे सकते हैं। समाज में बहुत सारी बुराइयां विलाप्त होती है, ऊंच नीच, जाति प्रथा, ठीक है, और भेदभाव, छुआछूत। हालांकि इतना अभी वर्तमान समय में इतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी विद्यमान है, ये तो आपको भी पता है।
ठीक है, और मुझको भी पता है। तो यहाँ पर क्या है कि समाज में बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, ठीक है। अब जब और ये सारी की सारी बुराइयां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही दूर की जा सकती है। जब बालक विद्यालय में जाता है तो वो विद्यालय में सारी नैतिक शिक्षा पढ़ता है, सारी की सारी चीजें कि ये सारी की सारी हमें चीजें नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। जो भी समाज में बुराइयां व्याप्त है उन सबको शिक्षा द्वारा दूर किया जाता है। किसके माध्यम से? पाठ्यक्रम के माध्यम से और शिक्षक के द्वारा। जब ये बुराइयां दूर हो जाएगी समाज से, तब बालक जब वो व्यक्ति बनेगा या भावी जब नागरिक बनेगा, तब वो जब ये बुराइयां ही नहीं रहेगी तो बालक या फिर वो व्यक्ति आसानी से समाज से जुड़ सकता है, समाज के अंतर्गत रह सकता है और समाज के अंतर्गत रहते हुए वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और समाज में अपनी योगदान दे सकता है, समाज में भी योगदान दे सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी योगदान दे सकता है। तो एक तरीके से वो समाज से जुड़ सकता है जिससे कि वो अपना समाज का और राष्ट्र का कल्याण कर सके। साथ ही साथ में अगला है इसी कड़ी में कि अंतर्राष्ट्रीयता की आकांक्षा का प्रभावी बनाना, यानी अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना। हमें हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे विषय वस्तु का समावेश करना चाहिए जिससे कि बच्चा समाज से तो जुड़े ही और समाज के साथ साथ में राष्ट्रीयता से भी जुड़े और साथ ही साथ में वो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को भी समझ सके। अब अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में वो क्या समझेगा? विश्व बंधुत्व की भावना को, कि ये जो विश्व है ये पूरा का पूरा विश्व हमारा घर है और इस घर में रहने वाले सभी प्राणी क्या है? हमारे भाई बहन है। तो इससे कौन सी भावना का विकास होगा? विश्व बंधुत्व की